हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का एजुकेशन हब चैनल में हार्दिक स्वागत है। चलिए, मैं क्लास 10th का सोशल साइंस सब्जेक्ट लेकर आया हूँ, जो टॉपिक का नाम है जल संसाधन। कुछ ऑब्जेक्टिव इसका देखेंगे, फिर इसके थ्योरी पर हम आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, नीचे दिए गए सूचना के आधार पर स्थितियों को जल की कमी से प्रभावित या जल की कमी से अप्रभावित में वर्गीकृत कीजिए। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र होगा कि अधिक वर्षा और अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र होगा, कि अधिक वर्षा वाले परंतु अत्यधिक प्रदूषित जल क्षेत्र होगा, कि कम वर्षा और कम जनसंख्या वाले क्षेत्र होगा। तो इसका फिर नेक्स्ट देखेंगे, व्याख्या करें कि जल किस प्रकार नवीकरणीय योग्य संसाधन है। तो इसका आंसर देखें, जल एक नवीकरणीय योग्य संसाधन है क्योंकि जल एक बार प्रयोग करने पर समाप्त नहीं होता है। हमें इसका बार बार प्रयोग कर सकता है, अर्थात इसकी पूर्ति संभव है। जैसे जल का प्रयोग यदि उद्योगों में या घरेलू कामकाज में किया जा सकता है तो इससे जल दूषित हो जा सकता है, किंतु समाप्त नहीं होता है। इस जल को साफ करके फिर से इस्तेमाल करने योग्य बनाया जा सकता है। 2 नंबर पॉइंट देखेंगे, जल दुर्लभता क्या है और इसका मुख्य कारण क्या है। जल के विशाल भंडार तथा नवीकरणीय गुणों के हितों होते हुए भी यदि जल की कमी महसूस की जाती है तो उसे जल दुर्लभता कहते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में जल की कमी या दुर्लभता के लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी होता है। जैसे जल का प्रयोग उद्योग के घरेलू कामकाज में किया सकता है, इससे जल दूषित हो जाता है किंतु समाप्त नहीं होता। इस जल को साफ करके फिर से इस्तेमाल करने योग्य बनाया जा सकता है। जल दुर्लभता क्या है, इसका मुख्य कारण क्या है। जल के विशाल भंडारण तथा नवीकरणीय गुणों के होते हुए भी यदि जल की कमी महसूस की जाती है तो उसे जल दुर्लभता कहते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में जल की कमी या दुर्लभता के लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी हो सकती है। बढ़ती जनसंख्या, जल अधिक जनसंख्या के घरेलू उपयोग में ही नहीं बल्कि अधिक अनाज उगाने के लिए भी चाहिए। अतः अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए जल संसाधन का अतिशोषण करके संरक्षित क्षेत्रों को बढ़ाया जाता है। जल का असमान वितरण, भारत में बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहां सूखा पड़ता है, वर्षा बहुत कम होती है। ऐसे क्षेत्रों में जल दुर्लभता या जल की कमी देखी जा सकती है। निजी कुएं या नलकूप, बहुत से किसान अपने खेतों में निजी कुएं और नलकूपों से सिंचाई करके उत्पादन बढ़ा रहे हैं, किंतु इसके कारण लगातार भूजल का स्तर नीचे गिर रहा है और लोगों के लिए जल का उपलब्धता में कमी हो जाती है। औद्योगिकरण, स्वतंत्रता के बाद हुए औद्योगिकरण के कारण भारत में अलवणीय जल संसाधन पर दबाव बढ़ गया है। उद्योगों की ऊर्जा की आवश्यकता होती है जिसकी पूर्ति जल विद्युत से की जा सकती है। इस कारण भी जल की कमी का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाला लाभ और हानि की तुलना करें। तो नदी पर बांध बनाकर एक साथ कोई नदी को पूरा किया जा सकता है, जैसे बांध निर्मित सिंचाई, विद्युत उत्पादन तथा मत्स्य पालन। ऐसी योजनाओं को बहुउद्देशीय योजना कहा सकता है। इस परियोजनाओं से कुछ लाभ होते हैं तो कुछ हानियाँ भी होती हैं। तो इसका लाभ देखेंगे, प्रॉफिट क्या होगा। नदियों पर बांध बनाकर केवल सिंचाई नहीं की जा सकती है अपितु इनके उद्देश्य विद्युत उत्पादन, घरेलू और औद्योगिक उत्पादन, जल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, मनोरंजन, आंतरिक नौचालन और मछली पालन भी है। इसलिए बांधों को बहुउद्देशीय परियोजनाओं भी कहा सकता है। यह एकत्र जल के कारण उपयोग समन्वित होते हैं। हानियाँ, नदियों पर बांध बनाना और उसके बहाव नियंत्रित करने से उसका प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध हो जाती है, जिसके कारण तलछट बहाव कम हो सकते हैं। अत्यधिक तलछट जलाशय की तली पर जमा होती है जिससे नदी का तल अधिक चट्टानी हो जाती है।
नदी जलीय जीव आवासों में जीव भोजन की कमी हो जाती है। बांध नदियों के टुकड़ों में बांट देते हैं और मिट्टियाँ जल में डूब जाती है। इस परियोजनाओं के कारण स्थानीय लोगों को अपने जमीन, आजीविका और संसाधनों से लगाव व नियंत्रण आदि का कुर्बान करना पड़ता है। नेक्स्ट देखेंगे, राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण किस प्रकार किया सकता है, व्याख्या कीजिए। राजस्थान के अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्रों में विशेष बीकानेर, फलोदी और बाड़मेर में पानी की जल एकत्रित करने के लिए छत वर्षा जल संग्रहण का तरीका आमतौर पर अपनाया जा सकता है। इस टेक्निक में हर घर में पानी का संग्रहित करने के लिए भूमिगत टंक अथवा टाका हुआ करता है। इनका आकार एक बड़े कमरे जितने हो सकते हैं। इसे मुख्य घर या आंगन में बनाया जा सकता है। यह घरों की ढालवा छतों से पाइप द्वारा जुड़ी होती है। छतों से वर्षा का पानी इस नल से होकर भूमिगत टाका तक पहुंचाता है, जहां इसे एकत्रित किया जा सकता है। वर्षा का पानी जल, छत और नलों को साफ करने में प्रयोग होता है और इसे संग्रहित नहीं किया जा सकता है। इसके बाद होने वाला वर्षा जल का संग्रह किया जा सकता है। टाका में जल अगली वर्षा ऋतु में संग्रहित किया जा सकता है। यह इसे जल की कमी वाले ग्रीष्म ऋतु तक पानी के पीने के जल उपलब्ध करवाने वाले सोर्स बनाता है। वर्षा जल को प्राकृतिक जल का शुद्धतम रूप माना सकता है। कुछ घरों में टांकों के साथ साथ भूमिगत कमरे भी बनाए सकते हैं, क्योंकि जल का सोर्स इन कमरों में भी ठंडा रखता है, जिससे ग्रीष्म ऋतु में गर्मी से राहत मिलती है। आज राजस्थान में जहां छत वर्षा जल संग्रहित की रीति इंदिरा गांधी नहर से उपलब्ध बारहमासी पेयजल के कारण कमी होती जा रही है। हालांकि कुछ घरों में टांकों की सुविधा अभी भी है, क्योंकि उन्हें नल के पानी को स्वाद पसंद नहीं है। परंपरागत वर्षा जल संग्रह की पद्धतियों को आधुनिक काल में अपनाकर जल संरक्षण एवं भंडारण किस प्रकार किया जा रहा है। प्राचीन भारत में उत्कृष्टीय जलीय निर्माणों के साथ साथ जल संग्रही ढांचे भी पाए जाते हैं। लोगों को वर्षा पद्धति और मृदा के गुणों के बारे में गहरा ज्ञान था। उन्होंने स्थानीय परिस्थितियों और अपने जल आवश्यकता अनुसार वर्षा जल, भौम जल, नदी जल और बाढ़ जल संग्रहण के अनेक तरीके कर लिए थे। आधुनिक काल में भी भारत के कई राज्यों में इन परंपरागत विधियों को अपनाकर जल संरक्षण किया जा रहा है। जैसे राजस्थान के बहुत से घरों में छत वर्षा जल संग्रहण के लिए भूमिगत टंकों का निर्माण किया जा सकता है। इसमें वर्षा के जल को संग्रहित करके उपयोग में लाया जा सकता है। इस प्रकार कर्नाटक के मैसूर जिलों में स्थित एक गांव में ग्रामीण ने अपने घरों में जल आवश्यकता की पूर्ति छत वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था से की गई। मेघालय में नदियों और झरनों के जल को बांस द्वारा बने पाइप द्वारा एकत्रित करने की 200 वर्ष पुरानी विधिवत प्रचलित है। शुष्क और अर्ध शुष्क खेतों में वर्षा जल एकत्रित करने के लिए गड्ढे बनाए जाते थे, ताकि मृदा को संचित किया जा सके। राजस्थान के जैसलमेर जिले में खदीन और अन्य क्षेत्रों में जोहर इसके उदाहरण है। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों ने गुल अथवा कुल जैसे वाहिकाएं नदियों की धारा को रास्ता बदलाकर खेतों में सिंचाई के लिए लगाई गई है। पश्चिम बंगाल में बाढ़ के मैदान में लोग अपने खेतों की सिंचाई के लिए बाढ़ जल वाहिकाएं बनाते थे। यही तरीका आधुनिक समय में भी अपनाया जा सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में आधुनिक काल में भी परंपरागत वर्षा जल संग्रहण की पद्धतियों को अपनाकर जल संरक्षण तथा भंडारण किया जा रहा है। ये टॉपिक क्लास 10 का था, सोशल साइंस है। टॉपिक का नाम था जल संसाधन। आप लोग जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कुछ लिखें। थैंक्स।